अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, इससे हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा है। और इस डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा कि डीएनए जो डॉटर डीएनए जो तैयार होते हैं, जिसे हम दुख्तर डीएनए कहते हैं, उसमें एक पट्टी पुरानी और एक पट्टी नहीं होती है। इनमें इसे सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, इसे बताने वाला एक एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेसेल्सल और स्टॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। 1958 में ये तजुर्बा इन दो साइंसदानों ने किया और इस बात को वाज़ेह किया कि डीएनए का जो डुप्लीकेशन है या रेप्लिकेशन दोहरा होना है, उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड जो है तो न्यू होगा। और एक स्ट्रैंड न्यू और एक स्ट्रैंड ओल्ड होने से इस कंजर्वेशन को, यानी डीएनए की डुप्लीकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। अब इसे प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ चीज़ें आप लोग पहले समझ लीजिए ताकि एक्सपेरिमेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया में किया। हमको पता है बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जिसको बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है ये बहुत फास्ट है, प्लस आसानी से किसी भी मीडियम में, यानी किसी भी ज़रिए में, ग़िज़ाई ज़रिए में ये नशोनुमा पाता है, आसानी से इसको नशोनुमा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए, इसका जो नशोनुमा है, यानी एक ई कोलाई से दूसरा ई कोलाई बैक्टीरिया बनाने का जो वक्त टाइम पीरियड है, ये नियर अबाउट 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट्स में ये रिप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी ये आसान है कि इसको 2, 3, 4, 5 जनरेशन तैयार करने के लिए बहुत आसानी से कुछ वक्त में, कम मिनटों में इसको हम कई जनरेशन्स तैयार कर सकते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह के कल्चर मीडिया में, किसी तरह के टेम्परेचर में बहुत आसानी से बआसानी से ग्रोथ होता है। तो पहली चीज़ हमने यानी ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़, नाइट्रोजन का आइसोटोप N14 और N15, ये दो का इस्तेमाल किया। यहाँ जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, N14 और N15 ये आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। कल्चर मीडिया के तौर पर, यानी ग़िज़ाई ज़रिए के तौर पर जो है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें जो इसे सेपरेशन करने के लिए, अलग करने के लिए जो सॉल्ट इस्तेमाल हुआ, यानी ये N14 और N15 को, वो CaCl2 सिसैनियम क्लोराइड से का इस्तेमाल किया गया। और पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, यानी पूरा जो तजुर्बा है, ये पूरा तजुर्बा जो डिपेंड है, यानी इसकी जो बुनियाद है वो है इक्विलिब्रियम। इसको याद रखिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। नहीं, ये चार चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन है, डेंसिटी
उसकी कसाफत है। ग्रेडियंट और सेंट्रीफ्यूगेशन ये दो चीज़ें उसको अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की गई। यहाँ ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें याद रखिए, अगर किसी भी केमिकल्स को, कीमियाई मादे को अगर हमको अलग करना है तो इस अमल के ज़रिए इसको अलग कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर उस चीज़ को हम बआसानी से अलग कर सकते हैं, और जो मुख्तलिफ़ केमिकल हैं या मुख्तलिफ़ कीमियाई मादे हैं वो उनके डेंसिटी के एतबार से, उनकी कसाफत के एतबार से जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इसकी डेंसिटी ये CaCl2 से उसका इक्विलिब्रियम इक्वल होने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से ये सब अब कैसे होता है इसे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया, ये याद रखना है। ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, N14, N15 या आइसोटोप्स नाइट्रोजन के इस्तेमाल किया, NH4Cl2 ये ग़िज़ा के तौर पर, CaCl2 इसको अलग करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ बाइंडिंग करेंगे और हमको पता चलेगा कि ये जो है ये नाइट्रोजन किस जगह DNA पर पाया गया है, उसकी बाइंडिंग जो है, यानी उसके जो बैंड जो है उसकी पट्टियाँ हमको नज़र आएगी, और ये टेक्निक इसको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब चले एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, ये तजुर्बा इन्होंने कैसे किया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने जिस तरह से किया है उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले इन्होंने ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, बाद में यहाँ एक डायग्राम बनाकर उसको मैं समझा दूंगा, पहले पूरा एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है समझ लीजिए। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इसको इन्होंने N14 इस आइसोटोप्स के नाइट्रोजन के कल्चर मीडिया के अंदर रख दिया। और सिंपल चीज़ है, ये जब इसको ग्रो किया जाएगा तो हमको ये बात पता है कि DNA का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि उसमें शुगर है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें नाइट्रोजन बेसिस है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है इसमें नाइट्रोजन होगा, और जब इस ई कोलाई को हम ये कल्चर मीडिया, मतलब ये ग़िज़ाई ज़रिया देंगे, मतलब जो ग़िज़ा उसको फराम करेंगे, जो ग़िज़ा देंगे जिसमें उसका नशोनुमा होगा, उसमें जो नाइट्रोजन वाली जो ग़िज़ा है, मैंने अभी आपको कहा कि ज़्यादातर इसको NH4Cl को यूज़ किया जाता है। इसमें का जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन N14 वाला होगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि जब ये N14 यहाँ आप उसको कल्चर मीडिया के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये जब इसके अंदर ये ग्रो होगा, मतलब ई कोलाई ग्रो होगा, तो यकीनन उसके DNA में ये N14 पाया जाएगा। यानी यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि N14 जब हम कल्चर मीडिया में यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके DNA के नाइट्रोजन बेसिस में हमको दिखाई देगा, यानी वहाँ पर दिखाई देगा। और फिर हम जब उसको, मैंने अभी कहा था कि वो जो डेंसिटी और सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके ज़रिए जब हम इसको अलग करेंगे और ये CaCl2 के साथ जब उसको अलग करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे हम, तो सिंपल चीज़ है कि ये जो N14 है इसके साथ जॉइंट होगा, क्योंकि ये जो N14 है इसको अपन यानी लाइट नाइट्रोजन कहेंगे, ठीक है, और जो N15 होगा उसको हेवी कहेंगे। तो इसके डेंसिटी के एतबार से ये लाइट है, N15 हेवी है, तो जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो इसका जो बैंड आएगा, यानी ये जो इसका जो जुड़ने वाला जो बैंड आएगा, ये इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ ऊपर की जानिब आएगा, ठीक है, ये पहली बात। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, दूसरा, यानी ये पहले वाला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस ई कोलाई को N15 इस कल्चर मीडिया में रखेंगे। ये सब चीज़ इसी तरह से करेंगे, सिर्फ N14 की जगह हम N15 को रखेंगे। और जब N15 को रखेंगे और N15 रखने के बाद हम ये देखेंगे, जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करेंगे तो हमको ये पता है कि N15 हेवी होने की वजह से ये इसके बेस में, हमको जब ये अलग हो जाएगा तो हमको ये इसके बेस में पाया जाएगा, क्योंकि ये लाइट है, ये हेवी है,
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये इसके बेस में, इसके असास में पाया जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम, ये जो N14 वाले जो ई कोला है ये N15 के कल्चर मीडिया में रखेंगे अब, और कई जनरेशन तक इनको इसी तरह से ग्रो करेंगे। यानी N14 वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को, देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम, N14 वाले ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये N14 वालों को N15 के कल्चर मीडिया में रखेंगे। यहाँ पर N15 के कल्चर मीडिया में रखने से क्या होगा कि उनमें ये दोनों मतलब N14 और N15 दोनों एक साथ बैंड हो जाएंगे, और दोनों एक साथ बैंड होने से जब हम इनका सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको अलहदा करेंगे तो ये दोनों भी यहाँ पर यानी दरमियान में हमको इनका बैंडिंग पाया जाएगा। क्योंकि एक हेवी है एक लाइट है, इसलिए इसकी जो पोजीशन होगी ये दरमियानी होगी, और इससे कहा जाएगा हाइब्रिड मखलूत कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें N14 और N15 दोनों हैं, इसमें N14 है, इसमें N15 है, इसमें N14 और N15 दोनों हैं। ये दोनों होने से इसे हम कह रहे हैं हाइब्रिड। ओके, तो चलिए समझ में आ गया हमारे कि N15, N14 और N14 और N15 ये दोनों यहाँ पर पाएगा। लेकिन इनको इसके बाद के जनरेशन में कंटिन्यूस जब हम इनका ग्रो करेंगे, यानी ये हाइब्रिड का जब हम इनके अंदर ग्रो करेंगे तो हमको एक बात पता चलेगी कि ये जो है मतलब ये हाइब्रिड, इसको जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए अलग करेंगे तो हमको ये बात पता चलेगी कि कुछ इसमें से N14 वाले पाए जाएंगे और कुछ जो है तो ये दोनों तरह के हाइब्रिड वाले पाए जाएंगे। मतलब ये हुआ, यानी उनका जो DNA उसका आप जब मुशाहिदा करेंगे तो आपको कुछ DNA की जो स्ट्रक्चर से साख्त है उसमें N14 आपको दिखाई देगा और कुछ में N14 N15 दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो N14 था ये N14 यहाँ डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग हो गया। यानी यहाँ ये जब हाइब्रिड है फिर भी ये जो एक स्ट्रिप है ये एक स्ट्रिप एक अलग होती है, अलग रहती है, और जब नया जब बनता है तब उसमें एक ही पट्टी नहीं बनती है, एक पट्टी पुरानी होती है। ये इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है। अगर यहाँ हम DNA की डायग्राम बनाते हैं तो उस पर से बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है आपको, ये जो डायग्राम है ये आपके स्क्रीन पे होगी। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको शुरू में जो है जो DNA का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो DNA का स्ट्रक्चर N15 वाला DNA का स्ट्रक्चर है। ये N15 वाला DNA का स्ट्रक्चर जब हम इसको ग्रो करेंगे 20 मिनट्स बाद, वहाँ 20 मिनट्स का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट जनरेशन उसको अपन फर्स्ट जनरेशन कह रहे हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है। वो फर्स्ट जनरेशन में हमको दिखाई दे रहा है कि N15 और N14 दोनों भी उस DNA के एक स्ट्रिप पर, एक पट्टी पर आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे नोट डाउन किया गया है, वहाँ पे लेबल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइब्रिड है, यानी सेकंड जनरेशन में N14 और N15 दोनों पाए गए। फिर अगर उसकी मतलब सेकंड मतलब फर्स्ट जनरेशन में जब आप उसकी सेकंड जनरेशन को देखेंगे तो आपको 4 तरह के DNA आपको दिखाई देंगे। उसमें से पहला और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें N14 DNA दिखाई दे रहा है, और दरम्यान वाले जो दोनों हैं उसमें N14 N15 ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इससे ये बात सीधा क्लियर होती है, इससे बात ये साबित होती है कि पहले वाला जिसमें N14 है और एक पट्टी न्यू है तो N14 यानी ओल्डेस्ट, जैसे यहाँ आपने बताए थे ये N14 वाली। दूसरे जो दोनों हैं उसमें हमने देखे कि ये हाइब्रिड वाले दोनों हैं, तो इस तरह से ये दोनों हाइब्रिड और दोनों नई पट्टियाँ उसके अंदर हैं। और लास्ट वाले में N14 फिर दोबारा से है, यानी N14 और N15 एक जगह सेकंड जनरेशन में एक साथ थे, लेकिन बाद में जो है वो अलग अलग होकर यानी सेपरेशन जब हुआ तो वो जो ओल्डेस्ट स्ट्रिप है वो एज इट इज़ रह गई और न्यू स्ट्रिप बनी है। और इस पर से ये बात ज़ाहिर होती है, इस पर से ये बात वाज़ेह होती है कि जो DNA का जो डुप्लीकेशन है, DNA का जो दोहरा होने का अमल है, उसमें सिर्फ एक ही पट्टी तैयार होती है और एक पट्टी पुरानी होती है, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो पूरी डायग्राम है आपके सामने, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से मिचेल्सन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था 1958 का, इससे ये बात वाज़ेह हुई, इससे ज़ाहिर हुई कि DNA का डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। उसके बाद एक प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये।
तो इसको कम से कम हमको 2 लेक्चर लगेंगे। तो आज हम इस डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव के साथ प्रोटीन सिंथेसिस की कुछ बातें समझेंगे और डिटेल में इसके बाद के लेक्चर में आपको वो समझाया जाएगा। पहली बात, प्रोटीन सिंथेसिस जो है या प्रोटीन की तालीफ जिसे हम कह रहे हैं, प्रोटीन की तैयारी जिसे कह रहे हैं, उस प्रोटीन की तैयारी में कुछ बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हर जानदारों के लिए है। उसकी वजह क्या है, ये कुछ बातें यहाँ लिख रहा हूँ, मुख्तसर याद रखिए। जो भी कीमियाई तामुलात होंगे, इन तमाम कीमियाई तामुलात में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स, खामरेज जिसे हम कहते हैं, ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन होंगे। और बहुत सिंपल चीज़ है कि सभी रिएक्शन, सभी कीमियाई तामुलात, उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, जितने भी हार्मोन्स में रिकाब है, ये सभी प्रोटीन होंगे। उसके बाद जो खलियात 1 से 2 बनते हैं खलवी तकसीम के ज़रिए, तो खलियात की खलवी झिल्ली है, खलवी दीवार है, ख़ास तौर से खलवी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और खलिए में मौजूद मुख्तलिफ हिस्से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अजिसाम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सब इन सब के ऊपर का हिफाजती ग्लाफ कवरिंग वो प्रोटीन से बना होता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, और बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ इसका जिक्र आएंगे अपन उससे पढ़ेंगे। तो ये प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन तैयार करना है। हम हर वक्त ऐसा सुनते हैं कि जैसे ग़िज़ा के अंदर जो है प्रोटीन, ग़िज़ा के अंदर ग्लूकोज, ग़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स, ग़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स यानी मादनियात, ये चीज़ें चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन की शक्ल में नहीं होते हुए उसकी इकाई जो है वो है अमीनो एसिड, इसकी शक्ल में होगी। तो याद रखिए, अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन का यूनिट है या उसकी इकाई है। ये जो अमीनो एसिड है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन को बनाते हैं, उसकी 20 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 20, यानी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है। और इस अमीनो एसिड को तरतीब दी जाती है सिर्फ, और तरतीब देकर डिफरेंट प्रोटीन तैयार होते हैं। और इस तरतीब देने के लिए जो mRNA पर जो जीन होते हैं वो 3 की शक्ल में, तो मैं पहले आपको पढ़ा दूंगा कैसे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कोडॉन्स कहते हैं। वो जो कोडॉन्स हैं समझने के लिए थोड़ी देर इसके लिए कोडॉन्स क्या है मैं समझा दूंगा अभी इसके बाद आपको। ये जो कोडॉन्स है, ये कोडॉन्स टोटल mRNA के ऊपर 64 होते हैं। और ये 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, जिन्हें सेंस कोडॉन, क्या कहेंगे उनको? सेंस कोडॉन। और जो बाकी 3 होते हैं, ये 3 को नॉन सेंस कहा जाता है, क्योंकि इन पर किसी भी तरह की कोई प्रोटीन को तैयारी करने का कोई अमल नहीं होता, या इसके पास कोई वैसा मैसेज नहीं होता, पैगाम नहीं होता, क्योंकि mRNA को मैसेंजर RNA कहते हैं और ये प्रोटीन की तैयारी का, प्रोटीन की तालीफ का पैगाम लाते हैं। तो इस पर जो पाए जाने वाले 64 यानी 64 टाइप्स के कोडॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वह, लेकिन टाइप्स उसके 64 होंगे, और 61 उसमें के प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेंगे, 3 नहीं लेंगे। वो कौन से होंगे, क्या होंगे, अभी इसके बाद अपन मुख्तसर देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी यानी 10th में या किसी और इसके पहले 9th या 10th में आपने DNA RNA का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा है, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ यहाँ उसका रिवीजन हम करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ देखिए, प्रोटीन एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हार्मोन्स हो गए, सभी सेल के हिफाजती ग्लाफ, उसके अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ पार्ट्स, उन सब के हिफाजती ग्लाफ, ये सब प्रोटीन यानी तैयार करते हैं या प्रोटीन के ज़रिए बनते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक तरह से इसको बॉडी ब्लॉक्स कहा जाता है, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं,
वो बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं, वैसे बॉडी को तैयार करने के लिए जो सेल है उसमें इम्पॉर्टेंट जो है ये प्रोटीन होता है, इसलिए उसको बॉडी ब्लॉक्स कहा गया है। ये प्रोटीन की इकाई जो है यूनिट अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हो गए। इसको तैयार करने के लिए, ये अमीनो एसिड को तरतीब देने के लिए, मुख्तलिफ प्रोटीन तैयार करने के लिए mRNA पर जो कोडॉन्स है वो 64 है, जिनमें से 61 प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं और 3 नहीं लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको सब नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, आपको नीट में पूछा सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको अगर पता रहेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद याद रखिए ये जो RNA है, मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि DNA और RNA जो है इसमें कुछ बुनियादी फ़र्क जो है, कभी कभी इसे भी पूछा जाता है DNA RNA में फ़र्क। तो पहली बात, DNA पता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला जो फ़र्क इसमें जो है वो है इसमें मौजूद शुगर। ये जो DNA में और RNA में दोनों में जो शुगर है, एक में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसीलिए इसको DNA कहा गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें राइबोज शुगर है। दोनों में क्या फ़र्क है, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो शुगर है ये पेंटोस शुगर है, और शुगर के आम ज़ाब्ते के मुताबिक CnH2nOn इस तरह से होना चाहिए। यानी यहाँ अगर ये C5 है, H10 होना चाहिए, O5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ DNA में जो है ये C5H10O4 है, और यहाँ C5H10O5, यानी ये पहली बात होगी। यानी पहला फ़र्क ये इसके अंदर मौजूद है शुगर के अंदर। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेसेज जो है ये DNA में जो पाए गए हैं, इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था, एडेनाइन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। यहाँ जो है, यहाँ एडेनाइन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमिन के बदले यूरासिल है। याद रखिए इसको। यानी ये एक चेंज, दूसरा इसके अंदर जो पाया गया ये है। फिर बहुत सिंपल चीज़ है, DNA का जो डुप्लीकेशन है, अपने इसके पहले के लेक्चर में और अभी उसका एक्सपेरिमेंट अपने पढ़े हैं। ये DNA का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, ये DNA खुद मतलब दोहरा होने की सलाहियत रखता है, RNA में रिप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ रिप्लिकेशन होता है। ओके, फिर RNA को कौन बनाता है, बहुत सिंपल चीज़ है, RNA को ये DNA बनाएगा। RNA 3 टाइप्स के हो गए, एक है rRNA, राइबोसोमल RNA, rRNA मतलब mRNA, मैसेंजर RNA और tRNA, ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, ये 3 टाइप्स। DNA की कोई टाइप्स नहीं होगी, एक जैसे होगी। उसके बाद DNA जो है ये न्यूक्लियस में होगा, RNA न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म में पाया होगा। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो नाइट्रोजन बेस है ये दोनों, क्योंकि अभी इसमें इसके बाद हमको काम पड़ेगा, और ये जो है ये 3 RNA के नाम जो मुख्तलिफ डिफरेंट RNA इस प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल अदा करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। उसमें फिर ये जो RNA है, इसका DNA का स्ट्रक्चर तो मैंने लास्ट पीरियड में बताया था। ये जो RNA है, इस RNA में से हमको ये mRNA को पढ़ना है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से इसके ये 2, ये 5 प्राइम एंड होगा, ये इसका 3 प्राइम एंड होगा, और इस पर जो कोडॉन्स हो गए इनडायरेक्टली डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ये 3 के, एक न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा तीसरा, ये 3 मिलकर ऐसे 3 के ग्रुप में हो गए। ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है 3 के ग्रुप में, इन्हें कहा जाता है कोडॉन। इन्हें क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और ये हर एक कोडॉन, अभी मैंने कहा था कि टोटल इस पर इसकी टाइप 64 है, इनमें से 61 जो है
ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो शुरू वाला जो कोडॉन होगा वो हमेशा AUG होगा, और लास्ट वाले जो है वो ये तीनों में से कोई होगा, UAA, UAG या UGA, ये तीनों में से। ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म, A फॉर एडेनाइन, U फॉर यूरासिल, G फॉर गायनाइन, U फॉर एडेनाइन, U फॉर यूरासिल, A फॉर एडेनाइन, फिर एडेनाइन, इस तरह से। तो ये उसके शॉर्ट फॉर्म है। तो पहली चीज़ ये 3 की शक्ल में हो गए, और ये 3 मिलकर जो है यानी 3 जीन्स इसके ऊपर है, इसको कहा जाता है कोडॉन्स, यानी ये है कोडॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और कुछ वर्ड्स आएंगे इसमें, कोडॉन आएगा, एंटी कोडॉन आएगा। ओके, इसमें ये जो tRNA है, 2 टाइप्स इसकी है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़े हैं। ये tRNA इस तरह से एक हेयर पिन मॉडल है, यानी हेयर पिन के टाइप्स है। एक जो है क्लोर की लीफ के टाइप्स होता है। इसमें का ये जो पार्ट होता है इसका, यहाँ इसके एंटी कोडॉन्स, यानी mRNA पर जो कोडॉन है इसके मुखालिफ कह सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री बहुत बेस्ट वर्ड है उसके लिए, उसके मुखालिफ हो गया उसके कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ A है तो हमको पता है कि A की जोड़ी U के साथ होगी, U A के साथ होगा, और ये GC, यानी इस तरह से इसको एंटी कोडॉन कहेंगे। यानी ये जो है ये एंटी कोडॉन कहलाएंगे, ये कोडॉन कहलाएंगे। तो ये एंटी कोडॉन ये वर्ड आएंगे, mRNA आएगा, उसके बाद में tRNA आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी। अब और एक चीज़ यहाँ याद रखना है, ये जो DNA है ये DNA RNA को तैयार करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप्स होगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर mRNA पर जो ये कोडॉन है उसके मुताबिक प्रोटीन बनेगा, उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ट्रांसलेशन। और DNA से RNA बनने का जो अमल है जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ शॉर्ट में अब लिखता हूँ, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ये एक्चुअल में उसका बेस था, उसकी बुनियाद थी, और कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में 2 मेन इम्पॉर्टेंट अमल होंगे। एक होगा ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होगा ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA बनेगा, और ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो DNA से mRNA कैसा बनता है ये हम इस ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे, और mRNA पर मौजूद कोडॉन्स के मुताबिक प्रोटीन कैसे बनता है वो ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। और ये पूरा इस तरह से, बहुत बार इसको पूछा जाता है, इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से पहचाना जाता है। तो ये सेंट्रल डोग्मा है इसको बहुत बार 1 मार्क्स के लिए इसमें का कोई मिसिंग करके खाली जगह के तौर पर पूछा जाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये क्रिक ने बताया था, वैटसन एंड क्रिक, जिन्होंने DNA का स्ट्रक्चर बताया 1953 में। उन्हीं ने 1958 में जो है ये सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है और कैसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और कैसे इसको mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको काफ़ी वक्त लगेगा। तो यहाँ ये सब यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ तक का आप याद रखिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इसको, प्रोटीन सिंथेसिस को।